नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 17 दिसंबर 2022 के डेली न्यूज़ एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं। तो रिसेंटली जो बिलावल भुट्टो जरदारी है, पाकिस्तान का मिनिस्टर, इसने कुछ उल्टे सीधे कमेंट्स यहाँ पे दिए हैं। जब भी पाकिस्तान को टेररिज्म के रिस्पेक्ट में इंडिया खींचने की कोशिश करता है, और ये पूरी दुनिया को पता है कि टेररिज्म कॉज करता है, तो उसके बाद पाकिस्तान बौखला के कुछ भी बकवास करने लगता है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के अगेंस्ट और इंडिया के अगेंस्ट यहाँ पे बहुत कुछ बोला है पाकिस्तान ने। तो इस बात को लेके पाकिस्तान के कमेंट्स को अनसिविलाइज्ड कहा जा रहा है। मतलब एक बेसिक डिप्लोमेटिक एटिकेट भी पाकिस्तान के अंदर नहीं है। एकदम बदतमीज और बिल्कुल जाहिर और किस्म का देश है ये। तो देखते हैं ये क्या है न्यूज़। फिर केरला को 5 एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के और जीआई टैग मिले हैं, जिससे टोटल केरला के पास 17 जीआई टैग हो चुके हैं। इसके बारे में बात करेंगे। फिर आंध्र प्रदेश का जो बंटवारा हुआ था, आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 थे, उसके बाद जो हैदराबाद कैपिटल है, जो आज की डेट में तेलंगाना के पास है, इसके अंदर एसेट्स का प्रॉपर डिवीजन नहीं हुआ, जिससे आंध्र प्रदेश को नुकसान हुआ है। कुछ इस प्रकार की न्यूज़, इसके बारे में बात करेंगे। फिर जापान अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर को बढ़ा रहा है चाइना थ्रेट की वजह से। ये न्यूज़ क्या है, इसको देखेंगे। फिर उसके बाद इलेक्शन रिजल्ट से लेके एक यहाँ पे एडिटोरियल है। एनडीटीवी के एक्विजिशन से लेके यहाँ पे एक आर्टिकल है। टेररिज्म से रिलेटेड एक आर्टिकल है। टर्की और ये जो सीरियन कोड्स वाला इशू चल रहा है, इसको रिलेटेड एक आर्टिकल है। तो ये 4 आर्टिकल्स है, थोड़ा बहुत ही इसमें डिस्कस करने लायक है, तो इसको यहाँ पे बात करेंगे। एक्चुअली में इलेक्शन रिजल्ट से रिलेटेड आर्टिकल बहुत हद तक पोलराइज्ड है, तो शुरुआत ही बताऊंगा आपको, बाद में तो फिर किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के एकदम अगेंस्ट हो जाता है, तो उतना भी डिटेल में जाके क्रिटिसाइज नहीं करना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को। चलिए आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे आपसे जुड़ता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप पे आपको लेक्चर की पीडीएफ और नोटिफिकेशन ज़्यादा मिल जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से लेक्चर को शेयर करें, इस लेक्चर की रिकमेंडेशन को यूट्यूब के एल्गोरिदम में बढ़ाने के लिए। वर्ड ऑफ द डे, लूज योर टच। लूज योर टच का मतलब ये नहीं है कि आपकी टच को फील करने की कैपेबिलिटी जा रही है। मतलब किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में जिसमें आपकी महारत थी, एक्सपर्टीज थी, वो एक्सपर्टीज चली गई। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत अच्छी बैटिंग करते थे, तो जब बैटिंग करने होता था तो खूब रन मारते थे, तेजी से रन बनाते थे। लेकिन एकदम से अब रिसेंटली आप बहुत आउट हो रहे हो, रन नहीं बना पा रहे हो, तो आपसे बोला जाएगा यू आर लूजिंग योर टच इन योर बैटिंग कैपेबिलिटीज। समझ गए बात को। उसी प्रकार से शी यूज टू बी द बेस्ट हेयर स्टाइलिस्ट इन टाउन, बट शी इज रियली लूजिंग इट टच। मतलब पहले वो जबरदस्त बाल बनाती थी, अच्छे बाल काटती थी, सब लोग लाइन लगा के खड़े होते थे, लेकिन अब वो उतने अच्छे बाल नहीं काट पा रही है। शी इज लूजिंग हर टच। लूजिंग हर टच मतलब एक ऐसी कैपेबिलिटी जो आपके पास थी, सब लोग आपको उसके लिए जानते थे, लेकिन अब आप उस चीज को उतनी अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहे हो जितनी अच्छी तरीके से आप पहले करते थे। चलिए पहली न्यूज, जीएस पेपर 3 सिक्योरिटी चैलेंजेस इन बॉर्डर एरियाज। बिलावल कमेंट ऑन मोदी अनसिविलाइज्ड इंडिया। अरिंदम बागची साहब, जो कि मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन, देखिए क्या बोल रहे हैं। सिटीज लाइक न्यूयॉर्क, मुंबई, पुलवामा, पठानकोट एंड लंडन आर अमंग द मैनी दैट बेयर द स्कार्स ऑफ पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड, सपोर्टेड एंड इंस्टिगेटेड टेररिज्म। क्या है, रिसेंटली बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे नया पर्सनल अटैक किया है। क्यों? क्योंकि इंडिया लगातार इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में पाकिस्तान के टेररिज्म क्रेडेंशियल्स को सामने लेके आता रहता है। पाकिस्तान में हाफिज सईद छुपा बैठा, उसके अगेंस्ट भी इंडिया ने बात की। तो ये बात पाकिस्तान को इतनी बुरी लग गई कि वो प्रधानमंत्री मोदी जी के अगेंस्ट में उल्टा सीधा बकवास करने लगे। अब ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के लोग मोदी जी की बहुत इज्जत करते हैं, या फिर इंडिया के लोग वहाँ पे नवाज शरीफ की या शहबाज शरीफ की बहुत इज्जत करते हैं। बात यह है कि इंटरनेशनल पार्लेंस में जब आप बात करते हो, एक डिप्लोमेट जब एक कंट्री के बिहाफ पे बोलता है, तो दूसरी कंट्री के साथ हमारे भले ही कितने गंदे रिश्ते हो, हम एक बेसिक एटिकेट, एक बेसिक भाषा इस्तेमाल करते हैं। किसी ऑफिशियल लेटर में भी अगर आप किसी की कंप्लेन भी करोगे ना, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, तो भी उसके नाम के आगे श्री लगाओगे। चाइना के जी जिनपिंग को जब हम क्रिटिसाइज करते हैं, तब भी डिप्लोमेटिक पार्लेंस में हम नाम इज्जत से लेते हैं, उसमें उल्टा सीधा नहीं बकवास करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे मोदी जी को गुजरात 2002 राइट्स के लिए सीधे सीधे पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहा है, एक तरीके से अपने स्टेटमेंट्स भी इशू नहीं कर रहा है। तो इस बात को लेकर इंडिया ने यहाँ पे स्टेटमेंट इशू किया है कि पाकिस्तान का जो फॉरेन मिनिस्टर है बिलावल भुट्टो जरदारी, इसने पर्सनल बेसिस पर अटैक किया है नरेंद्र मोदी को। ये आज की डेट में पाकिस्तान का एक और लोअर आप कह लो बिहेवियर है। द न्यू लॉ ऑफ पाकिस्तानी आप कह लो स्टांस। द न्यू लॉ रिफर्स टू द सिचुएशन बीइंग द न्यू लोएस्ट पाउंड। पहले की सिचुएशन जिसमें इंडिया पाकिस्तान के बीच में वाद विवाद होता था, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाना होता था, उसमें भी सबसे नीचे की तरफ गिर गया पाकिस्तान ओवरऑल यहाँ पे इल्ज़ाम लगाते हुए। पाकिस्तान बहुत हद तक फ्रस्ट्रेट है, पाकिस्तान की फ्रस्ट्रेशन बहुत हद तक फ्रस्ट्रेट है, क्योंकि इंडिया लगातार पाकिस्तान के अंदर बैठे टेररिस्ट एंटरप्राइजेस के मास्टरमाइंड को पॉइंट आउट करता रहता है। इंटरनेशनल अरेना में ये बताता रहता है कि पाकिस्तान स्टेट पॉलिसी को फॉलो करता है, टेररिज्म को एज अ स्टेट पॉलिसी फॉलो करता है। और कहीं ना कहीं ये इंडिया के स्टेटमेंट्स पूरी दुनिया में
अफेक्ट भी कर रहे हैं। भले ही FATF की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान अभी के लिए बाहर निकल गया है, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर खतरे के बादल अभी हटे नहीं है। पाकिस्तान को इंटरनेशनली ये प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ भाई वो टेररिज्म को सपोर्ट नहीं देते हैं, जबकि पूरी दुनिया ये जानती है कि ज़कीउर रहमान लखवी, मसूद अजहर, हाफिज सईद, दाऊद इब्राहिम, साजिद मीर जैसे टेररिस्ट, आतंकवादी, दहशतगर्द इस समय पे पाकिस्तान में बैठे हैं, पाकिस्तान में फ्री घूम रहे हैं। कोई भी ऐसा देश नहीं दुनिया में जहां पे 126 यूनाइटेड नेशंस डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हो, 27 UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट एंटिटीज हो, 26/11 का अटैक करने वाला हाफिज सईद, मसूद अजहर, साजिद मीर, 1993 की मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट का ये आरोपी दाऊद इब्राहिम, ये सब फ्री घूमते हैं पाकिस्तान के अंदर। न्यूयॉर्क, मुंबई, पुलवामा, पठानकोट, लंदन, यहाँ पे जो भी टेररिज्म हुआ है पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म हुआ। तो पाकिस्तान ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बजाय स्पेशल टेररिस्ट जोन बना रखे हैं, जहां पे टेररिस्ट मैन्युफैक्चर किए जाते हैं और इन मेड इन पाकिस्तान टेररिज्म को पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है। ये आज की डेट में पाकिस्तान की इंटरनेशनल इमेज है और ये इमेज को बहुत से लोग मानते हैं, जानते हैं, और इंडिया रह के समय समय पे दुनिया को पाकिस्तान की इस इमेज के बारे में याद दिलाता रहता है। इसलिए पाकिस्तान भड़बड़ाया हुआ है, इसलिए पाकिस्तान उल्टी सीधी बकवास कर रहा है, कह रहा है कि जो 2021 में लाहौर का ब्लास्ट हुआ था वो इंडिया ने करवाया था, इंडिया की एजेंसी रॉ ने करवाया था, ये 2002 राइट्स में मोदी जी इन्वॉल्व थे। तो इस टाइप की बातें पाकिस्तान यहाँ पे कर रहा है। रीजन है कि उनके पास ज्यादा कुछ बोलने के लिए है नहीं। फिर अगर आप देखो तो इंडिया के अरिम्बम बागची साहब पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को याद दिला रहे हैं कि 1971 लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश 16 दिसंबर, यह अभी 16 दिसंबर निकला है, इस दिन तुमने जेनोसाइड किया था बंगाली हिंदूज का, ठीक है ना। पाकिस्तानी रूलर्स ने किस हिसाब से लोगों को मारा था, काटा था, रेप किया था, ये सबको पता है। इसलिए बांग्लादेश अपना अलग हो लिया और अच्छा ही हुआ अलग हो लिया। यूनाइटेड स्टेट्स स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म डेजिग्नेशन लिस्ट ने पाकिस्तान को टेररिस्ट सेफ हेवन बोला है। यहाँ पे इंडिविजुअल टेररिस्ट को आराम से रिक्रूट किया जा सकता है, टेररिस्ट ग्रुप्स अपने प्लान्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, फंड रेज कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, रिक्रूट, ट्रेन, ट्रांजिट ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट भी साथ देती है कि हाँ भाई ठीक है, आराम से दहशत गर्दियों को ट्रेनिंग दो और बाद में बाकी दुनिया में जाके उनको टेररिज्म फैलाने दो। इनफैक्ट ओसामा बिन लादेन जो कि अलकायदा का लीडर है, सितंबर 11 अटैक्स जो यूएस में हुए थे 2001 में, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, उसको यूएस नेवी सील ने पाकिस्तान के अंदर अबोटाबाद में पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के कंपाउंड के पास मारा था। सोचो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के पास रह रहा था वो, तो चांसेस कम ही है कि पाकिस्तान की सरकार को नहीं पता होगा। इस ऑपरेशन को बोला गया ऑपरेशन नेपच्यून स्वेयर। तो कुल मिला के ओवरऑल पाकिस्तान जो कुछ भी इंडिया के अगेंस्ट बोलता है, इंडिया उसको इफेक्टिवली काउंटर भी करता है। लेकिन हम जो काउंटर करते हैं वो एक डिग्निफाइड भाषा में काउंटर करते हैं, और पाकिस्तान जो काउंटर करता है एक जाहिल, ठीक है ना, की तरह काउंटर करता है। नेक्स्ट, जीएस पेपर 2 इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स। सुप्रीम कोर्ट टू एग्जामिन आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट्स प्ले सीकिंग डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टीज। देखिए गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश का क्या बोलना है। नॉन डिवीजन ऑफ एसेट्स इज क्लियरली टू द बेनिफिट ऑफ तेलंगाना since about 91% of these assets are situated in Hyderabad, the capital of the erstwhile combined state, which is now in Telangana. तो भैया सुप्रीम कोर्ट ने एग्री किया है कि वो एक पिटीशन जो कि आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा फाइल की गई है उसको एग्जामिन करेंगे और इस बात को देखेंगे कि क्या सच में तेलंगाना के पास जो एसेट्स गए हैं इन द फॉर्म ऑफ आंध्र प्रदेश। देखिए क्या है, जब आंध्र प्रदेश का बंटवारा हुआ तो सबसे डेवलप्ड जोन आपका हैदराबाद का ही था। अब हैदराबाद पूरा का पूरा तेलंगाना के पास चला गया। अब हैदराबाद के अंदर जो 245 इंस्टीट्यूशंस और कॉर्पोरेशंस हैं जिनको 9th and 10th शेड्यूल ऑफ द आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 में बोला भी गया है, इनको क्यों नहीं बांटा? इनको बांटने की प्रक्रिया अब तक क्यों नहीं शुरू हुई है? इन 245 इंस्टीट्यूशंस और कॉर्पोरेशन की कंबाइंड वर्थ है 1,42,601 करोड़। तो ये एसेट्स तो सिर्फ तेलंगाना के पास होना जाने थे, कुछ तो आंध्र प्रदेश के पास भी आने थे। 91% एसेट्स ओवरऑल आप कह लो जो डिवीजन के थे वो किसके पास रह गए? तेलंगाना के पास रह गए इन द फॉर्म ऑफ हैदराबाद। तो इन एसेट्स को भी प्रॉपर तरीके से बांटो। बांटना भी था, फेयर, इक्विटेबल, एक्सपीडिशियस डिवीजन होना था, वो हुआ नहीं। सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया आंध्र प्रदेश ने, सुप्रीम कोर्ट ने केस को एंटरटेन किया। अब यहाँ पे बैठ के मिलॉर्ड होगा। 2 जून 2014 के बाइफर्केशन के बाद एसेट्स और लायबिलिटीज का एक्चुअल डिवीजन अभी भी नहीं हुआ है। लगातार गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश इसकी डिमांड कर रही है। तेलंगाना की कैपिटल बन गई हैदराबाद, हैदराबाद के सारे एसेट्स तेलंगाना के पास चले गए। इन एसेट्स का प्रॉपर तरीके से अपॉर्शनमेंट नहीं हुआ, तो इस नॉन अपॉर्शनमेंट के चलते फंडामेंटल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ आंध्र प्रदेश वायलेट हो रहे हैं। ठीक है भाई, तो ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे बोली गई। अब लेट्स सी सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे बहस करके क्या करेगा। आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 की अगर आप बात करो तो उसको तेलंगाना एक्ट ही बोला जाता है। इट इज़ एन एक्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट जिसने आंध्र प्रदेश को 2 भागों में तोड़ दिया, एक तेलंगाना, एक रेजिडोरी आंध्र प्रदेश।
और उसके बाद इस एक्ट में ये भी लिखा गया था कि कैसे एसेट्स और लायबिलिटीज़ को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बांटा जाएगा। ओवरऑल इसके लिए हमारे संविधान के पहले और चौथे शेड्यूल में अमेंडमेंट्स भी किए गए। फिर लेजिस्लेटिव असेंबलीज की जो सीट्स के नंबर थे वो भी तय किए गए। आंध्र प्रदेश में 175 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट थी, तेलंगाना में 119। फिर आपको पता है आंध्र प्रदेश में पहले स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल था। अब आंध्र प्रदेश तेलंगाना दोनों में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है। आंध्र प्रदेश के लेजिस्लेटिव काउंसिल में 58 मेंबर्स, तेलंगाना के लेजिस्लेटिव काउंसिल में 40 मेंबर्स। फिर आंध्र प्रदेश और ये तेलंगाना के लिए एक स्पेशल सेपरेट हाई कोर्ट जब तक आंध्र प्रदेश की नहीं बनती तब तक दोनों के लिए कॉमन हाई कोर्ट रखी गई अंडर आर्टिकल 214 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर अगली न्यूज़, केरला में 5 एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है। टोटल केरला में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जिनको जीआई टैग मिले हैं वो हैं 17। कौन कौन से नए 5 एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं जिनको टीआई टैग मिला है? आटापट्टी आटू कोम्बू अवारा जो कि बीन्स होती हैं एक प्रकार की, फिर आटावाडी थुआरा जो कि रेड ग्राम होती हैं, फिर ओना तुकारा एलू जो कि सीसम होती है, फिर कंथालूर वत्तावाड़ी वेंथुली जो कि गार्लिक है, ठीक है, अदरक, फिर कोंदू गालूर पुतुवेलरी जो कि स्नैप मेलन है। तो ये 5 एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। आई एम रियली सॉरी फ्रेंड्स अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है तो, लेकिन ओवरऑल इन नाम को 1-2 बार रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल एमसीक्यू आ जाएगा यूपीएससी में कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स हैव रिसेंटली बीन ग्रांटेड जीआई टैग, तो उसमें ये ऑप्शंस हो सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ओके, अब यूनिक फीचर क्या है इन प्रोडक्ट्स का, इसके बारे में बात करेंगे। जिस पर्टिकुलर जोग्राफिकल इलाके में प्रोड्यूस किए जाते हैं वहाँ पे एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से इनको इनके यूनिक फीचर मिलते हैं। जैसे कि ये जो आतापद्दी अतु कोम्बो अवारा है, ये बीन्स है, ये बेसिकली आतापद्दी रीजन जो है आपका पल्लाकाड़ का, वहाँ पे उगाए जाते हैं। गोट के हॉर्न की तरह कर्व शेप के होते हैं और इनके अंदर एक कंटेंट होता है जिसका नाम है एंथोसाइनिन कंटेंट। ये एंथोसाइनिन कंटेंट इन बीन्स को वॉयलेट कलर का कलर देता है और ये जो एंथोसाइनिन कंटेंट है ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, हार्ट रिलेटेड डिजीज से लोगों को प्रोटेक्ट करता है। इसके अंदर एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज भी हैं, तो अपने आप में जीआई टैग डिजर्व करता है। फिर आतापद्दी अतु कोम्बू अवारा, ये बेसिकली क्या है, ये भी बीन्स ही है आपका, ठीक है ना। ये इसमें हाई फिनोलिक कंटेंट है, ये हाई फिनोलिक कंटेंट रेजिस्टेंस रखता है पेस्ट और डिजीज के अगेंस्ट। तो बेसिकली ऑर्गेनिक कल्टीवेशन इन बीन्स का बहुत प्रॉपर तरीके से हो पाएगा। इनको उगाने के लिए आपको ज़्यादा फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर अगर आप बात करो आतापद्दी थुवारा जो कि रेड ग्राम है, इनकी जो सीड्स हैं वो वाइट कोटिंग के साथ होते हैं। बाकी रेड ग्राम्स के कंपैरिजन में जो आतापद्दी थुआरा इसके सीड्स बड़े होते हैं, सीड का वेट ज़्यादा होता है, डिलीशियस होता है ये खाने में, वेजिटेबल और दाल में इस्तेमाल होता है क्योंकि इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम अच्छी खासी क्वांटिटी में होता है। मतलब ये काफ़ी हेल्दी है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। फिर भाई इस पर्टिकुलर इलाके के आसपास बहुत सारे अलग अलग प्रकार का गार्लिक प्रोड्यूस होता है, लेकिन जो गार्लिक कांथालूर वातावाड़ा से आता है ऑफ द देवीकुलम ब्लॉक पंचायत इन इदुकी डिस्ट्रिक्ट, उसमें हाई अमाउंट ऑफ सल्फाइड्स, फ्लेवोनाइड्स और प्रोटीन्स मिलते हैं। इसके अंदर एक और कंपाउंड पाया जाता है एलिसिन। एलिसिन माइक्रोबियल इन्फेक्शंस, ब्लड शुगर, कैंसर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीज और डैमेज ऑफ ब्लड वेसल्स के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है ना भाई। और यहाँ पे जो गार्लिक उगाया जाता है उसमें एसेंशियल ऑयल्स भी बहुत पाए जाते हैं, तो मतलब ओवरऑल इसका जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है अच्छा खासा है। फिर नेक्स्ट बात कर लो ओनातुकारा एल्लू, और इसका जो ऑयल है इसके ज़बरदस्त हेल्थ बेनिफिट्स हैं। ओनातुकारा एल्लू का जो एंटीऑक्सीडेंट कंटेंट है वो भी काफ़ी अच्छा है, सीसम होता है ये एक प्रकार का। ओके, तो फ्री रेडिकल्स जो एसिडिटी आपकी बॉडी के अंदर घूमती है उसको न्यूट्रलाइज करने में ओनातुकारा ऑयल, ये एल्लू और उसका जो ऑयल है वो काफ़ी काम का है। ओके, ये जो फ्री रेडिकल्स हैं आपके बॉडी सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, तो इनको न्यूट्रलाइज कर देता है ओनातुकारा एल्लू, ठीक है। उसके बाद देखो इसके अंदर अनसैचुरेटेड फैट पाया जाता है जो कि हार्ट पेशेंट्स के लिए बेनिफिशियल है। फिर कोंदा गुल्लूर पोत्तुलवेरी, कोंदा गुल्लूर पोत्तुलवेरी स्नैप मेलन है, ठीक है भाई। अर्नाकुलम के पार्ट्स में ये उगाया जाता है, जूस के फॉर्म में इसको कंज्यूम किया जाता है, समर में इसको हार्वेस्ट किया जाता है। प्यास बुझाने के लिए एक एक्सीलेंट एग्जाम्पल है, इसमें हाई अमाउंट ऑफ विटामिन सी पाया जाता है। दूसरे कर्क्यूबिट्स के हिसाब से इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, फाइबर, फैट कंटेंट अच्छा खासा पाया जाता है, किसमें, स्नैप मेलन, कोदन गल्लूर पोत्तुवेली में। तो इन नए 5 जीआईज वाले एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के साथ केरला के पास अब 17 एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो चुके हैं जिनमें जीआई टैग मिला हुआ है। तो जीआई टैग एक ऐसा इंडिकेशन है जिससे आप पता कर सकते हो कि एक गुड में अंदर क्या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस वेयर दे आर ग्रोन। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स
रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के अंदर ये जीआई टैग दिया जाता है। अगर किसी पर्टिकुलर गुड को रजिस्टर किया गया है इस टैग के अंदर, मतलब उसके अंदर कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी होगी। इस पर्टिकुलर टैग को गवर्न किया जाता है, डायरेक्ट किया जाता है WTO एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर। ओवरऑल इसको आर्टिकल 1 क्लॉज 2 और 10 ऑफ द पेरिस कन्वेंशन के अंदर भी लिस्ट किया गया है। जो भी इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की प्रॉपर्टी को पेरिस कन्वेंशन के थ्रू माना जाता है, WTO के थ्रू माना जाता है, उसको अलग अलग मेंबर स्टेट्स को डोमेस्टिक लेजिस्लेशन के थ्रू लेके आना है। तो इंडिया के अंदर इसलिए लेके आया गया ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। एक बार किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को टैग मिला 10 साल तक ये वैलिड रहता है। तो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अगर जीआई टैग मिला है तो केवल उसी ज्योग्राफिकल लोकेशन में अगर उसकी पैदावार हुई है तो उस नाम से आप उसको बेच सकते हो, नहीं तो नहीं बेच सकते हो। ठीक है भाई, जीआई टैग की मदद से ओवरऑल किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने में काफी मदद मिलती है, क्योंकि एक्सपोर्ट में आप उस जीआई टैग के नाम के साथ उसको मार्केट कर सकते हो और मार्केटिंग का इंपैक्ट पड़ता है, लोग उस मार्केटिंग के बेसिस पे प्रोडक्ट खरीदते हैं। फिर नेक्स्ट जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस। जापान शेक अप्स इट डिफेंस पॉलिसी वॉन्स ऑफ चाइना थ्रेट। तो भैया जापान की सरकार ने एक मेजर डिफेंस पॉलिसी ओवरहॉल किया और ये बोला है कि अब हम अपनी डिफेंस स्पेंडिंग ज़्यादा करेंगे, क्योंकि हमारे सामने चाइना की तरफ से बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक चैलेंज आके खड़ा हो गया है। सबसे बड़ा डिफेंस शेकअप है डेकेड्स में जापान के लिए। जापान ने बोला है कि 2027 तक ये अपनी जीडीपी का 2% खत्म करेंगे डिफेंस स्पेंडिंग में। और जापान की जीडीपी दुनिया की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी जीडीपी है नॉमिनल बेसिस, तो इसका 2% अच्छा खासा हो जाता है। तो नई मिसाइल्स एक्वायर करेगा जापान जो दूर दूर तक एनिमली लॉन्च साइट्स को टारगेट कर सके। फिर जापान का बोलना है कि इनकी नेबरिंग कंट्रीज और रीजन्स के पास न्यूक्लियर मिसाइल कैपेबिलिटीज हैं, वो अपनी कैपेबिलिटीज को और स्ट्रेंथन कर रहे हैं। तो जापान बेसिकली यहाँ पे बात कर रहा है 3 कंट्रीज की। सबसे इंपॉर्टेंटली ये बात कर रहा है चाइना की, फिर ये बात कर रहा है रशिया की, फिर ये बात कर रहा है नॉर्थ कोरिया की। नॉर्थ कोरिया की कुछ मिसाइल लॉन्चेस, टेस्ट मिसाइल लॉन्चेस जापान के वाटर्स में भी गिरी थी जाके। तो इस बात को लेके जापान का ये बोलना है। और जब ये आपका ताइवान के अगेंस्ट मिलिट्री ड्रिल्स करी थी, नेवल ब्लॉकेड लगाया था चाइना ने, तब भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तो जापान ये बोल रहा है कि हमारे आसपास जो कंट्री हैं वो स्टेटस को बदलना चाहती हैं बाय फोर्स। यहाँ पे रशिया को इनडायरेक्टली पॉइंट आउट कर रहा है जापान। तो इसी रिस्पेक्ट में इन चेंजिंग टाइम्स के अंदर प्राइम मिनिस्टर फ्यूशियो किशिडा साहब ने बोला है कि जापान अपने डिफेंस बजट को बढ़ाएगा। प्रॉब्लम यह है कि जापान का जो पोस्ट वार कॉन्स्टिट्यूशन है वो मिलिट्री को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये चेंजेस कर रहे हैं। यूएस भी उनको ये चेंजेस करने के लिए आप कह लो प्रोग्रेसिवली इंस्पायर कर रहा है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जापान के लोग भी चाहते हैं कि इस प्रकार का पब्लिक शिफ्ट हो, क्योंकि जापान अपनी सिक्योरिटी के लिए पूरी तरीके से सिर्फ यूएस पे डिपेंडेंट रहे, वो भी ठीक नहीं है। तो नाटो मेंबर की गाइडलाइंस भी बोलती हैं कि भैया अपनी डिफेंस के लिए आप अपनी जीडीपी का 2% खत्म करिए और उस 2% का 20% कम से कम डिफेंस रिलेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट और मेजर इक्विपमेंट एक्विजिशंस पे खत्म करिए। इससे पहले जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट निकला था जापान का, वहां पे ओवरऑल बीजिंग को इन्होंने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बताया था, लेकिन अब ये स्ट्रेटेजिक पार्टनर वाली चीज चली गई है, अब कोऑपरेशन की बात हो रही है। देखिए यहां पे आपको बताता हूं, 2013 में नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी के रिस्पेक्ट का एक डॉक्यूमेंट निकाला था किसने? जापान ने। इस स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट में जापान ने बीजिंग के साथ अपनी पार्टनरशिप को म्यूचुअली बेनिफिशियल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कहा था, लेकिन अब जो अपडेट लाए हैं ये अपनी न्यूक्लियर सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में, उसमें जापान ने साफ साफ बोला है कि हम बीजिंग के साथ एक कंस्ट्रक्टिव और स्टेबल रिलेशनशिप रखेंगे, बेटर कम्युनिकेशन रखेंगे। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वाला पॉइंट यहाँ पे हटा दिया। पहले की जापान के स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट में इनहैंस्ड टाइज एंड कोऑपरेशन विद रशिया लिखा हुआ है, लेकिन अब रशिया की मिलिट्री पोस्चरिंग के चलते जापान बहुत हद तक प्रो यूएस और प्रो यू स्टैंड ले रहा है। फिर नई पॉलिसी में एक परमानेंट ज्वाइंट कमांड बनाएगा जापान, जिसमें जापान और कोस्ट गार्ड कंसोलिडेटेड तरीके से लीड करेंगे। काउंटर स्ट्राइक कैपेसिटी में जापान अपनी वेपनरी को तो अपग्रेड करेगा ही करेगा, यूएस की टॉमाहाक मिसाइल्स भी खरीदेगा लगभग 500। तो कुल मिला के जापान अपने आप को पूरी तरीके से तैयार कर रहा है, काउंटर स्ट्राइक कैपेबिलिटी को डेवलप कर रहा है कि कल की डेट में अगर जापान की सोवरेनिटी के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है तो ये पलट के जवाब दे सकें। हालांकि नॉन न्यूक्लियर प्रिंसिपल्स को ये मारेंगे। ओवरऑल प्रोग्रेस एज अ पीसफुल नेशन का जो इनका नारा है, जो इनकी एक्सक्लूसिव डिफेंस पॉलिसी डेटरेंस के रिस्पेक्ट में है, इन सारे प्रिंसिपल्स को जापान सेफगार्ड करके रखेगा। मतलब खुद से जापान कभी भी अग्रेसिव नहीं होगा। और जापान का एग्रेसिव रूप सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय पे दुनिया देख चुकी है, बहुत ही खतरनाक था। आगे आ जाते हैं एडिटोरियल डिस्कशन पे दोस्तों। ओके, वीडियो पे अगर लाइक का बटन ना दबाया हो तो दबा दीजिएगा।
अब प्रवीण चक्रवर्ती साहब, देखिए अब ये डाटा एनालिटिक्स डिपार्टमेंट कांग्रेस पार्टी को बिलोंग करते हैं, तो अब इस पर्टिकुलर आर्टिकल में जो कुछ भी लिख रहे हैं इससे इनकी फ्रस्ट्रेशन पता चल रही है। ये बोल रहे हैं कि भाई 26 अक्टूबर को गुजरात में मच्छू नदी पे 19वीं शताब्दी का जो ब्रिज था मोरबी टाउन में वो गिर गया, उसकी वजह से लोगों की मृत्यु हो गई, 135 लोग तो मर गए, 180 लोग इंजर्ड हैं। एक ग्रैंड शो में इसको रीओपन किया गया था और लोकल लोगों ने ही पैसा मिला के ओवरऑल इस ब्रिज को बनवाया था। अब ब्रिज को बनने का कॉन्ट्रैक्ट एक प्राइवेट कंपनी को दिया गया था, उस प्राइवेट कंट्री के क्रेडेंशियल्स प्रॉपर तरीके से वेरीफाइड नहीं थे, तो ये बात पक्की है, ऐसा ये बोल रहे हैं कि मिसचीफ और ड्यूबियस डीलिंग्स हुई होंगी इस ब्रिज के कॉन्ट्रैक्ट वगैरह में, ठीक तरीके से ब्रिज नहीं बना, गिर गया, लोगों की जान गई। अब जब ये ब्रिज गिरा था तो बीजेपी उस समय पे वहां पे ताकत में थी, इनफैक्ट मोरबी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी बीजेपी ताकत में थी। अभी रिसेंटली इलेक्शन हुए, गुजरात तो जीता ही बीजेपी ने, मोरबी टाउन में भी बीजेपी का कैंडिडेट ही जीता है, और 2017 में जितने लोगों ने मोरबी में बीजेपी के कैंडिडेट को वोट दिए थे, 2022 में 50,000 ज्यादा लोगों ने दिए। तो इसी रिस्पेक्ट में ये जो डाटा एनालिटिक्स वाला आदमी है वो थोड़ा टेंशन में नजर आ रहा है। वो बोल रहा है कि भाई ये क्या चल रहा है, 2017 में 45% वोटों के साथ मोरबी वाला कैंडिडेट जीता था और 2022 में 60% मोरबी के लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है। तो जब बीजेपी के होते हुए ये जो मोरबी ब्रिज ट्रेजेडी हुई है, इतनी जाने गई हैं, क्या मोरबी के लोगों के लिए इन जानों की कोई कीमत नहीं है? क्या मोरबी के लोगों को बीजेपी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, उसको अकाउंटेबल नहीं करना चाहिए? इतना कुछ होने के बाद भी सिली तरीके से मोरबी के लोग ओवरऑल बीजेपी को वोट दे रहे हैं, ये क्या हो रहा है? हमारे मॉरल सेंसेस कहाँ गायब हो गए हैं? हमारी इंटेलिजेंस कहाँ गायब हो गई है? तो बीजेपी के ऊपर इस हद तक इल्ज़ाम लगा रहे हैं यहाँ पे ये ऑथर साहब, आपके प्रवीण चक्रवर्ती साहब। और इसी कंटेक्स्ट में अगर आप देखो तो मोरबी ब्रिज ट्रेजेडी को ये कोट कर रहे हैं। अब आप समझ ही सकते हो कि ये आर्टिकल किस हद तक एंटी बीजेपी है। और सबसे खास बात यह है कि कांग्रेस के एक रिप्रेजेंटेटिव द्वारा लिखा जा रहा है, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से इस आर्टिकल को डिस्कस करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप एस्टिमेट कर सकते हैं कि जब मोरबी ब्रिज ट्रेजेडी को लेके भी लोगों ने बीजेपी को वोट दिए तो इससे इनकी फ्रस्ट्रेशन है, तो एंटी बीजेपी बात ही यहाँ पे करेंगे। तो इसलिए मैंने बहुत अलग से इस पर्टिकुलर आर्टिकल को डिस्कस किया नहीं है, ज़्यादा कुछ यहाँ पे है भी नहीं बात करने के लिए। आगे चलते हैं। चैनल एक्वायर्ड एंड डिलेमास फॉर द स्टेक होल्डर, करण थापर साहब ने इस पर्टिकुलर आर्टिकल को लिखा है। एनडीटीवी को गौतम अदानी ने खरीद लिया, ठीक है। अगर आप देखो तो करण थापर साहब बोल रहे हैं कि 400 न्यूज़ चैनल इंडिया के अंदर, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर ये कोई चैनल देखते हैं तो वो है एनडीटीवी, मतलब न्यू दिल्ली टेलीविज़न। अच्छा, इसके अंदर जो भी कंटेंट वगैरह आता है उसको कभी कभी क्रिटिसाइज भी करते हैं करण थापर, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इनके जो भी कंटेंट प्रेजेंटर्स हैं उनकी तारीफ भी करते हैं करण थापर साहब। अब क्या है, एनडीटीवी के अंदर गौतम अदानी एक मेजर स्टेक होल्डर बन गया। अब इससे एनडीटीवी पे क्या इम्पैक्ट आएगा? क्या एनडीटीवी का एरा खत्म हो जाएगा? ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस यहाँ पे किए जा रहे हैं। अभी रिसेंटली अदानी जी के साथ यहाँ पे एक इंटरव्यू हुआ, फाइनेंशियल टाइम्स ने इंटरव्यू लिया और उनसे पूछा कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, तो वहाँ पे एनडीटीवी का भी नाम आया। तो अदानी जी ने बोला कि भाई एनडीटीवी के एक्विजिशन को मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी की तरह ले रहा हूँ, ना कि एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तरह। ठीक है, अच्छी बात इन्होंने बोली है। उन्होंने ये बोला कि मैं इस बात को इंश्योर करूंगा कि मीडिया इंडिपेंडेंस बनी रहे, ओवरऑल एनडीटीवी किसी के भी प्रेशर के अंदर ना आए। मतलब अगर सरकार कुछ गलत करती है तो हम ये रिपोर्ट करेंगे कि सरकार गलत कर रही है, लेकिन फिर वहां पे गौतम अदानी ने एक बात और बोल दी कि अगर सरकार कुछ अच्छा करती है दिन में तो भी हम ये रिपोर्ट करेंगे कि वो अच्छा कर रही है, और हम इंडिपेंडेंट हैं, हम दोनों चीजें ताकत के साथ बिना डर के करेंगे। अब ऑथर यहाँ पे हंस के ये बोल रहा है कि भाई सरकार के फेवर में आप बात करोगे तो आपको किस बात का डर है? सरकार के फेवर में बात करोगे तो थोड़ी ना टेंशन है। अरे टेंशन तो तब होती है जब आप सरकार के अगेंस्ट बात करो। हिम्मत का काम तो तब है, डेयरिंग का काम तो तब है। तो आप सरकार के फेवर में बात करोगे, और कौन सी ऐसी सरकार है जो सब कुछ सही करती है? तो बेसिकली ऑथर को यहाँ पे इस बात का डर है कि कल की डेट में एनडीटीवी ओवरऑल रूलिंग पार्टी का एक प्रोपोगेंडा ऑर्गन ना बन जाए। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम गौतम अदानी कुछ और बातें बोली, जैसे कि कुछ न्यूज़ चैनल्स हैं, अल जजीरा, फाइनेंशियल टाइम्स, इनका एक ग्लोबल फुटप्रिंट है, पूरी दुनिया में इन चैनल्स को लोग देखा करते हैं। इंडिया का ऐसा कोई भी चैनल नहीं है जिसका कोई ग्लोबल फुटप्रिंट हो। तो बेसिकली मिस्टर गौतम अदानी एनडीटीवी को ग्लोबल फुटप्रिंट का चैनल बनाना चाहते हैं, फाइनेंशियल टाइम्स और अल जजीरा जैसा। अब देखिए, इस प्रकार के एम्बिशन को मीडिया इंडिपेंडेंस के बिना पूरा नहीं किया जा सकता। फाइनेंशियल टाइम्स और अल जजीरा आज की डेट में दुनिया के बड़े चैनल्स इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने क्रिटिकल व्यूज नहीं है। वो अलग बात है कि अल जजीरा कतर बेस्ड है और कतर की सरकार के अगेंस्ट वो क्रिटिकल व्यूज नहीं लेता, लेकिन बाकी दुनिया के इश्यूज पे बहुत क्रिटिकल व्यूज लेता है। तो मिस्टर गौतम अदानी को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि अगर वो एनडीटीवी को एक ग्लोबल ब्रांड बनाना चाहते हैं तो वो एक क्रिटिकल व्यू लेना भी सीखे, इंडिया की रूलिंग सरकार का भी।
ठीक है ना। अगर हज़ारों करोड़ की तादाद में पैसा गौतम अदानी खत्म करते हैं एनडीटीवी को एक इंटरनेशनल ब्रांड बनाने के लिए, इतना पैसा है भी, तो भी गौतम अदानी ये चाहेंगे कि वो रिस्पॉन्ड करे, और रिस्पॉन्ड वो तब करेगा जब ओवरऑल एनडीटीवी की जो मीडिया इंडिपेंडेंट इमेज है, जिसके लोग एनडीटीवी को जानते हैं, वो यहाँ पे बरकरार रहे। तो इसीलिए जो देखिए एनडीटीवी क्या है, एक जरिया है। इस जरिया के थ्रू लोगों तक न्यूज़ पहुंचाने वाले कौन है? वो जर्नलिस्ट, वो एडिटर्स, वो न्यूज़ रीडर्स जो एनडीटीवी के साथ जुड़े हुए हैं। तो उनकी इंडिपेंडेंस को मेंटेन करना, क्योंकि अगर जो पुराने दिग्गज जर्नलिस्ट हैं, मीडिया करस्पॉन्डेंट्स हैं, वो एनडीटीवी छोड़ देंगे तो एनडीटीवी में वो बात नहीं रहेगी जो पहले हुआ करती थी। तो इसलिए उनको पैसा तो देना ही पड़ेगा, साथ साथ इंडिपेंडेंस भी देनी पड़ेगी। उनकी फ्री स्पीच वाली जो बात थी ना, वो भी देनी पड़ेगी। एनडीटीवी का एक डिस्टिंक्ट कैरेक्टर है, एक लॉयल ऑडियंस, एक हाई रेपुटेशन है, वो तभी तक टिकी रहेगी जब तक ओवरऑल उसके पास वो इंडिपेंडेंस मेंटेन रहेगी। वो चली गई तो एनडीटीवी कोई नहीं देखेगा। फिर इंटरनेशनल ब्रांड बना भी दोगे, पैसा लगा भी दोगे, तो भी उस लेवल की टीआरपी नहीं पा पाओगे जिस लेवल की टीआरपी आप एम कर रहे हो इंटरनेशनल ऑडियंसेस को साथ लाने के लिए। फिर भाई काउंटरिंग टेरर, ऑल नेशंस मस्ट कम टुगेदर अगेंस्ट ग्रुप्स टारगेटिंग सिविलियंस। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब ने ये बोला है कि काउंटर टेररिज्म कॉर्पोरेशन को पूरी दुनिया में करने के लिए 4 मुसीबतें हमारे सामने आ रही हैं। एक तो कुछ कंट्रीज टेरर को फाइनेंस करते हैं, ठीक है ना। दूसरा, मल्टीलेटरल मैकेनिज्म दैट आर ओपेक एंड एजेंडा ड्रिवन। मल्टीलेटरल मैकेनिज्म जो अलग अलग कंट्रीज के बीच में ऑपरेट करते हैं, वो किसी पर्टिकुलर एजेंडा को फॉलो करते हैं, और अगर उसके एजेंडा में कोई टेररिज्म फिट बैठ रहा है तो वो उसको प्रमोट करने लगेंगे। ये सही नहीं है। डबल स्टैंडर्ड्स एंड पॉलिटिसाइजेशन ऑफ काउंटर टेररिज्म। डबल स्टैंडर्ड्स मतलब चाइना उइगुर माइनॉरिटीज के ऊपर अत्याचार करता है और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट जो इंडिया में दहशतगर्दी फैलाते हैं उनको सपोर्ट करता है। और आज की डेट में जो टेररिस्ट है वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जैसे ड्रोन्स और वर्चुअल करेंसी का इस्तेमाल कर रहे हैं ओवरऑल अटैक करने के लिए। तो ये 4 मेजर चैलेंजेस हैं टेररिज्म के रिस्पेक्ट में, जिसमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन की जरूरत है। बिना इस इंटरनेशनल कोऑपरेशन के ज़्यादा कुछ हो नहीं पाएगा। इसीलिए अभी देखो तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की स्पेशल ब्रीफिंग हुई थर्सडे को, ग्लोबल काउंटर टेररिज्म अप्रोच टाइटल के अंदर। इसको इंडिया ने कन्वीन किया था। ग्लोबल वॉर ऑफ टेररिज्म की यहाँ पे बात की जा रही है। देखिए 9/11 के बाद जो सैंक्शंस रिजाइम लगाए गए थे वो डिस एरे में है। 2021 में यूएनएससी की परमानेंट मेंबर यूएस यूके अफगानिस्तान से बाहर निकल गए और इन्होंने तालिबान के साथ थोड़ी बातचीत करनी शुरू कर दी। तो सैंक्शंस का जो रियल इम्पैक्ट था तालिबान के ऊपर वो यहाँ पे कहीं ना कहीं गायब हो गया, और तालिबान के जो हैंडलर्स पाकिस्तान में बैठे थे उनको खुली छूट मिल गई। फिर पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, बेसिकली P5 की एक कंट्री, लगातार लश्कर और जैश ए मोहम्मद के टेररिस्ट को यूएनएससी 1267 सैंक्शंस कमेटी के अंदर डेजिग्नेट करने से रोकती रहती है। इंडिया ने 1996 में प्रपोज किया था CCIT, कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेरर, जिसके थ्रू इंटरनेशनली डिजिग्नेटेड नॉर्म्स को लाया जा सके टेररिज्म से रिलेटेड प्रैक्टिसेस को लेके। लेकिन इसको भी कंट्रीज ने एक्सेप्ट नहीं किया। रीजन क्या है? रीजन ये है कि हर कंट्री टेररिज्म को अपने नजरिए से देखती है, और कुछ लोग टेररिज्म को जस्टिफाई करते हैं ओवरऑल अपनी बादशाहत को दुनिया में बनाने के लिए। इंडिया के पास आखिरी कुछ हफ्ते बचे हैं यूएनएससी की मेंबरशिप के, जो 2 साल की मेंबरशिप है इंडिया की। तो उस रिस्पेक्ट में इंडिया जितना मैक्सिमम हो सकता है, जितने मैक्सिमम आपके लोग मीटिंग्स कर सकता है, जैसे यूएन काउंटर टेररिज्म मीटिंग करवाई इंडिया ने, नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस करवाई इंडिया ने, इंटरपोल कॉन्फ्रेंस करवाई इंडिया ने। इन सब रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो पाकिस्तान लगातार इंडिया के एफर्ट्स को फ्रस्ट्रेट कर रहा है। रिसेंटली बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो भी कमेंट्स दिए हैं ओवरऑल, इसके बारे में मैंने आज की करंट अफेयर्स में भी आपको बताया है। तो हमें पाकिस्तान के इस बहकावे से, इस डाइवर्जेंस से ओवरऑल भटकना नहीं है। जो इंडिया का टारगेट है, बच्ची कुछ समय है यूएनएससी की मेंबरशिप का, प्रेसिडेंटशिप का, इसको इस्तेमाल करते रहना है। रेडिकल आइडियोलॉजी के अगेंस्ट लड़ना है, दुनिया भर की सिविल पॉपुलेशन को इंस्पायर करना है कि टेररिज्म के खिलाफ एक कंबाइंड आवाज आप लेके आइए। फिर अगला, डेंजरस गैम्बल। आपको पता है टर्की में रिसेंटली इस्तांबुल में अटैक हुआ था, एक टेररिस्ट ब्लॉक हुआ था। तो टर्की ने उसके बाद सीरिया के कुर्दिश टाउन के ऊपर अपना इन्वेजन बढ़ा दिया है, ठीक है ना। टर्की ये बोलता है कि कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी, जो कि कुर्दिश मिलिटेंट ग्रुप है, और एक और ग्रुप है पीपल्स प्रोटेक्शन यूनिट YPG, सीरियस कुर्दिश मिलिशिया है। तो टर्की का बोलना है कि जो PKK है और YPG है ये आपस में मिले हुए हैं, और इन्होंने ही इस्तांबुल में ब्लास्ट करवाया। इन दोनों ग्रुप्स ने बोल दिया है कि हमने ब्लास्ट नहीं करवाया। अब टर्की साफ साफ ये बोल रहा है कि जो टर्की के बॉर्डर वाले कुर्द इलाके हैं और जो सीरिया के अंदर बॉर्डर वाले कुर्द इलाके हैं, वहां पे एक बफर जोन होना जरूरी है। तो ये टर्की है, ये सीरिया है, तो यहाँ पे एक बफर जोन बनाने की बात कर रहा है टर्की, क्योंकि टर्की को लगता है कि इस बफर जोन में अगर ये कुर्दिश एलिमेंट्स डोमिनेंट हो जाते हैं तो वो बड़े आराम से टर्की के अंदर इन्फिल्ट्रेट हो जाते हैं और टर्की के अंदर बॉम्ब अटैक्स और टेररिस्ट अटैक्स लॉन्च करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो इसी कंटेक्स्ट में अगर आप देखो तो जो की टाउन्स है बॉर्डर के, मानबिज, ताल, रिफात, कोबाने, यहां से YPG जो पीपल्स प्रोटेक्शन ग्रुप है
आपका ये जो सीरियन कोर्ट्स का ये वापस निकल जाए। अगर ये वापस नहीं निकला तो हमें ग्राउंड असॉल्ट लॉन्च करेंगे, टर्की ने ओपन धमकी दे दी है। और इस रिस्पेक्ट में टर्की दो प्लेयर्स के साथ बात कर रहा है, एक तो यूएस के साथ बात कर रहा है जो कि सीरिया में इन्वॉल्व, एक रशिया के साथ बात कर रहा है। अब ये जो पीपल्स प्रोटेक्शन ग्रुप है ना, वाईपीजी, इसको सपोर्ट करता है रशिया, लेकिन रशिया क्या है कि यूक्रेन वॉर में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, तो इस समय पे सीरिया के अंदर टर्की से ओपनली दुश्मनी मोलना नहीं चाहता रशिया, तो इस बात का फायदा उठा रहे रसिप तैयब अर्दोगन। प्लस रसिप तैयब अर्दोगन के साथ यूएस प्रेसिडेंट बात कर रहा है। यूएस प्रेसिडेंट चाहते हैं कि टर्की सपोर्ट दे ओवरऑल स्वीडन और डेनमार्क को नाटो मेंबर बनाने के लिए। समझ गए बात को? सॉरी, स्वीडन और फिनलैंड को। स्वीडन और फिनलैंड बिल्कुल रशिया की बाउंड्री पे पलते हैं। कल की डेट में इन दोनों कंट्रीज को डर है कि रशिया ना अटैक कर दे, यूक्रेन पे अटैक कर चुका है, तो स्वीडन फिनलैंड नाटो मेंबर बनना चाहते हैं। इनको नाटो मेंबर बनने से टर्की रोक रहा है। टर्की का बोलना है कि सीरियन मिलिटेंट्स को ये दो कंट्री सपोर्ट देती हैं, तो यूएस टर्की के साथ मांडवली कर रहा है कि स्वीडन फिनलैंड को अप्रूवल दो नाटो में लाने के लिए। टर्की बोला ठीक है अप्रूवल दे दूंगा, लेकिन बफर जोन बनाओ पहले, टर्की सीरिया के बीच में। तो अर्दोगन यहाँ पे अपनी बेनिफिशियल पोजीशन का इस्तेमाल कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू रशिया एंड यूएस, और एक बफर जोन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सीरियन कुर्ड्स के अगेंस्ट एक फ्रंट खोल रहे हैं, जबकि ये गलत अप्रोच है। क्योंकि जिन इलाकों में कुर्दिश लोग रहते हैं, अगर वहां पे आप अटैक करोगे, असॉल्ट करोगे, वॉर करोगे, तो जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं, इस्लामिक स्टेट जैसे ग्रुप हैं, वो इसी कुर्दिश माइनॉरिटी के लोगों को इंस्पायर करेंगे, इस्लामिक स्टेट में ज्वाइन करवाएंगे और अपने नेफारिस प्रोपेगेंडा को पूरा करेंगे। तो अर्दोगान को ये वॉर वाली अप्रोच छोड़ के बैठ के यूएस रशिया के साथ बातचीत करके इन कुर्द लोगों को शांत कराने की जरूरत है, ना कि एक ओपन फ्रंट खोल के इनसे लड़ने की जरूरत है। हालांकि लड़ना इसलिए भी जरूरी हो जाता है अर्दोगन के लिए, क्योंकि इन कुर्द्स का बोलना है कि हमें हमारी कंट्री दो। कंट्री देने का मतलब है कि सीरिया का थोड़ा इलाका, इराक का थोड़ा इलाका, टर्की का थोड़ा इलाका इनके पास चला जाएगा, और कोई भी कंट्री अपना इलाका नहीं देगी। तो इसी रिस्पेक्ट में अर्दोगन भी यहाँ पे पूरे एग्रेसिव अप्रोच लेके चल रहे हैं। क्या होगा आगे, वो आगे पता चलेगा। तो आज की डेट में इतना ही है दोस्तों। एडिटोरियल के भी 4 आर्टिकल्स डिस्कस हो गए, जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में 4 आर्टिकल्स है वो भी डिस्कस कर दिए। आशा करता हूँ आपको न्यूज़ पसंद आई होगी। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में देके जाइए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पे जोड़ता हूँ, टेलीग्राम को लेक्चर पीडीएफ मिल जाती है। यूट्यूब पे इसको शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, एल्गोरिदम में रिकमेंडेशन को बढ़ा